Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के हमारे इस लेक्चर में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर जापानी का अभ्यास कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन लेसन्स से आपको फ़ायदा भी हो रहा है और आपकी जापानी में जो भी डाउट्स थे वो धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो है जापानी में अपने लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्रामर किया है, काफ़ी कुछ हम लोग ग्रामर कर चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ग्रामर से हट के हम लोग कांजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग काफ़ी दिन से कांजी पढ़ भी रहे हैं, आपने लिखना भी सीखा है, आपने उसकी रीडिंग्स भी सीखी हैं। तो अब देखते हैं कि जापानी भाषा में जो कांजी है वो कैसे आई है। चीन से आई है ये आपको पता है, लेकिन किस प्रकार से आई है, किस समय में आई है, किस तरीके से हिरागाना और काताकाना उससे बनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कांजी को हम हिंदी में चित्रलिपि कहते हैं। और कांजी है क्या? कांजी जो है वो आइडियोग्राम्स और पिक्टोग्राम्स हैं, यानी कि किसी पिक्चर को देख करके या फोटो के माध्यम से या पिक्चर के तस्वीर के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से कोई बात को हम लकीरों में व्यक्त करते हैं। या आइडियोग्राम्स जो हैं वो कोई आइडिया को हम लकीरों में दिखाएं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि प्राचीन काल में, आज से समझ लीजिए करीब 20,000 30,000 वर्ष पहले, उससे भी और पहले, जब हम असल में कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर पाते थे तो हम किस प्रकार से बात करते थे, किस प्रकार से अपनी बात को हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे। तो माध्यम चित्रों का ही था और हर सभ्यता में इसके प्रमाण मिलते हैं हमें। देखिए, जब हम चित्रलिपि की बात करते हैं तो हम केवल चीनी चित्रलिपि की ही बात करते हैं या हमारे जहन में सबसे पहले कांजी है वो सामने आती है। पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आज के जीवन में भी हम लोग बहुत सारे आइडियोग्राम्स और पिक्टोग्राम्स का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे आप लोग जो यूथ है वो फ़ोन पे बात करता है तो बहुत सारे जो आप स्माइलीज़ बनाते हैं, जो इस तरीके के थंब वाले जो आपके पिक्चर्स हैं, वो सब आप लोग पोस्ट करते हैं और उससे एकदम बात सब समझ में आ जाती है और जान जाते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। या देखिए, आप अगर हॉस्पिटल में जाइए या आप रेलवे स्टेशन जाइए या आप रोड के साइंस अगर आप देखिए तो सब पिक्टोग्राम्स ही तो हैं। सब कोई ना कोई बात आपको पिक्चर के थ्रू बताते हैं। एक बहुत कॉमन पिक्टोग्राम है नो स्मोकिंग का। जब भी आप देखते हैं कि वो एक सिगरेट है और उस पर अगर क्रॉस बना है या केवल एक लकीर भी बनी है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ नो स्मोकिंग का जोन है। तो उसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि पिक्चर जो है वो टोबैको के ज़रिए बताई जाती है, यानी कि वो जो सिगरेट है उसके ज़रिए बताई जाती है, और जो क्रॉस बना हुआ है वो एक आइडिया है, आपको बता रहे हैं कि ये आपको नहीं करना है, तो मिला करके वो एक पिक्टोग्राम बनता है। या आप देख लीजिए कि आप कभी जाएं तो सीढ़ी का ऊपर जाने का साइन या सीढ़ी से नीचे आने का साइन, या बिजली के खंभे में आप देखेंगे वो एक स्कल बना होता है, खोपड़ी बनी है और उसके ऊपर एक क्रॉस बना है तो वो डेंजर का साइन है। तो ये सब भी पिक्टोग्राम्स ही हैं जो कि हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। बस चीनी चित्रलिपि में ये है कि वही चीज़ जो है हम केवल लकीरों में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और लकीरों के ज़रिए, पट हों चाहे खड़ी लकीरें हों, लंबी लकीरें हों, उनके ज़रिए हम उस आइडिया को, उस पिक्चर को दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो ये पिक्टोग्राम्स जो हैं ये करीब 30,000 वर्ष पूर्व कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग में लाए जाते थे और गुफाओं में ये पेंटिंग्स आज भी मौजूद हैं। ये पेंटिंग्स आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पत्थरों पे खुदाई हुई है, ये पेंटिंग बनाई गई है। तो अपनी पूरी बात जो है
जो भी व्यक्ति उस समय कहना चाहता था वो पूरी पूरी तस्वीर बना करके बताता था। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए व्हील का उन्होंने निर्माण कर लिया है, किसी प्रकार से वो कुछ गोल बना करके आकार और उसमें व्हील के जैसा लग रहा है। या इसी के बगल में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पर शिकार कर रहा है, किस प्रकार के जानवर वहाँ पे मौजूद थे। तो इस तरीके से ये लोग अपनी बातें करते थे। पेंटिंग में बहुत समय लगता था तो इसलिए धीरे धीरे करके कार्विंग शुरू हो गई और बहुत सुंदर कार्विंग भी होने लगी। इससे भी बातें बताई जाने लगी, चाहे वो शादी का सीन हो, चाहे वो कहीं से जाने का सीन हो या हार्वेस्टिंग की बात बतानी हो। तो इस प्रकार से पूरी पूरी पिक्चर्स जो हैं वो बना करके अपनी बात कम्युनिकेट करते थे। लेकिन इस सब में समय भी बहुत लगता था, तो धीरे धीरे ये लोग सिंबल्स की ओर बढ़ने लगे कि किसी बात के लिए कोई एक सिंबल बना दिया गया और उससे अपनी बात पूरी कर दी गई। देखिए इस प्रकार से ये सिंबल्स बनने लगे। ये सिंबल्स जो हैं धीरे धीरे इन्होंने एक लिपि का रूप लिया और ये सब जो लिपियां हैं इनको पढ़ने के लिए एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, हर व्यक्ति इनको समझ नहीं सकता है। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग तरीके से ये लिपियों का निर्माण भी शुरू हो गया और देखिए डॉक्यूमेंटेशन होने लगा और इस लिपि में लिख करके और जो भी उन्हें बात कम्युनिकेट करनी थी वो लिखी भी जाने लगी। अब ये भी देखा गया है कि हर सभ्यता में, जबकि उनमें कोई कांटेक्ट नहीं था, जबकि उन्हें आपस में ये पता भी नहीं था कि हमारे ही जैसे कोई और एक सभ्यता है कहीं पर, तब की बात है कि ये देखा गया है उस समय कि हर सभ्यता में कुछ बातें जो थीं, जो कुछ साइंस उन्होंने बनाए, सिंबल्स उन्होंने बनाए, वो काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे। और धीरे धीरे ये चित्र से, फिर सिंबल से, फिर एक प्रकार से आप एक लिपि की तरफ आए, तो ये सब मॉडिफिकेशंस होते रहे। और इन मॉडिफिकेशंस में कोई 1-2 साल नहीं लगे या कोई 100-200 साल नहीं लगे, लगभग ये 20-25 हज़ार वर्ष लग गए कि हम किसी प्रकार से कोई एक लिपि बना पाए। अब जब हम पिक्टोग्राम्स और आइडियोग्राम्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे जहन में कांजी आती है, और कांजी से हमें क्या आता है, हमें चीन समझ में आता है। तो चीन में देखिए, चाइना में इस प्रकार से उन्होंने, ये उनके पुराने सिंबल्स हैं, ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये सूरज, आँख, पेड़, पहाड़, घोड़ा, इस तरीके के जो सिंबल्स हैं, इनको देख करके जो चीज़ जहन में सबसे पहले आई, जो चीज़ दिमाग में सबसे पहले आई, उसको हमने यहाँ पर लाइनों में व्यक्त करने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ पर जो सूरज है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है? तो सूरज जो है वो दिन को डिवाइड कर देता है, यही उन्होंने सोचा। और जब उसको लाइन में हम दिखाएंगे तो निश्चित सी बात है कि हम उसको इसी प्रकार से डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहाँ नज़र आएगा। ऐसे ही अगर आप आँख देखेंगे तो आँख ये है, कोई भी देख करके बता सकता है कि ये आँख है। अगर इसको हम 90 डिग्रीज़ टर्न कर देते हैं तो ये इस प्रकार से आपको नज़र आने लगेगी, और स्क्वायर में दिखाएंगे तो ये इसी प्रकार से आएगी। ऐसे ही अगर आप की को देखिए, तो अगर हम ये सिंबल आपको बना करके दिखाते हैं तो इस प्रकार से पेड़ दिखेगा, और अगर पेड़ का हम लाइन में दिखाएंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। तो जिस तरीके से जो इमेज दिमाग में आई कोई वस्तु को देख करके, उस प्रकार से कांजी को बनाया गया। अब आप देखिए, ये सारे ओल्ड पिक्टोग्राफ्स हैं, ये पहाड़ का है, दिन का है, नदी का है, पानी ऐसे ही बहता है, या नदी को हम जब दिखाते हैं तो हम ऐसे करके दिखाते हैं, नदी को, बहती हुई नदी को दिखाएंगे, तो उसी प्रकार से ये भी दिखाया गया है और इसको लाइन में बना दिया गया। अब कुची है, कुची आप इस तरीके से बनाते हैं तो इसको स्क्वायर में हम इस प्रकार से दिखाएंगे। तो धीरे धीरे करके कांजी जो है ये मॉडिफाई होती चली गई, और अब हम जो कांजी पढ़ते हैं वो ये कांजी हम पढ़ते हैं। अब इसी के साथ आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये रूप जो कांजी का है, जो हम अब देखते हैं, वो सबसे पहले कब देखा गया? तो देखिए, आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 6000 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, तब
ये कांजी कैरेक्टर्स जो है ये धीरे 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 दिखने लगे, जो हम लोग अब देखते हैं। ये बात तय है कि उस समय जो है ये इतने सरल नहीं थे, इतनी आसानी से समझे नहीं जा सकते थे। इनको मॉडिफाई किया गया है और अब हम नया रूप देखते हैं। सबसे पहले जो आज से मिलता जुलता कांजी का रूप है, पिक्टोग्राफ का रूप है, वो हमको 3500 वर्ष पूर्व दिखता है। और ये सब कांजी जो है ये लिखी कहाँ गई? ये या तो पत्थरों पे लिखी गई या टॉर्टोइस के जो शेल्स होते हैं या सीपियाँ होती हैं उन पर दिखती है। इसके प्रमाण हैं। जापानी भाषा में भी चित्रलिपि का प्रयोग होता है जो कि चीनी चित्रलिपि है। तो वो जापान कब आई? अब देखिए ये सब चित्रलिपि है, यहाँ पर निहोन है, टोक्यो है, ओसाका लिखा है, होक्काइदो, यामा, कावा, नीची, आमे, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो ये चित्रलिपि ये जापान में आई कब, कैसे आई ये? तो सबसे पहले ऐसा देखा गया कि 4वीं से 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं, जो कि चीन से कोरिया के ज़रिए जापान में आए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, वो लेकर के कैसे आए? अपने साथ जो मंत्र हैं वो चीनी भाषा में लिखे हुए थे, वो लेकर के जापान आए। तब जापान में पहली बार कांजी पहुंची। अब और क्या ज़रिया था कि जापानी भाषा में चाइनीज़ कैरेक्टर्स आए? वो व्यापार के ज़रिए आए। सिक्कों में या मोहरों में या कपड़े में वो बाकायदा उनकी सील्स आईं और मौजूद हैं उसके प्रमाण। और सजावट के सामान में जैसे कि कंडीलें थीं, कंडीलों के ऊपर चाइनीज़ कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, तो वो जापान में इस्तेमाल किए जाने लगे और उनका इंपोर्ट होने लगा, व्यापार होने लगा आपस में, और इस प्रकार से कांजी जापान में आई। और ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 4वीं और 5वीं शताब्दी तक जापान में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। भाषा ज़रूर थी, भाषा आपस में बोलते थे, लेकिन जब कांजी इंट्रोड्यूस हुई है, जब ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तब जा कर के जापान में कोई स्क्रिप्ट मौजूद हुई, या उन्हें समझ में भी आया कि हम लिखने के लिए कुछ स्क्रिप्ट हमें चाहिए और ये एक स्क्रिप्ट है जो कि जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो ये 4वीं या 5वीं शताब्दी के दौरान ये उन्हें पता चला और ये चाइना से आई है। अब देखिए, क्योंकि उस समय जापान में भाषा थी लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी। अब ये एक नई स्क्रिप्ट आ गई जिसका अर्थ उन्हें नहीं मालूम था। क्योंकि ये मंत्रों के द्वारा आई, तो मंत्रोच्चार से जो भी उसकी साउंड थी वो उन्होंने याद कर ली और उसका उस प्रकार से प्रयोग होने लगा। यानी कि वो फोनेटिकली वर्णमाला के समान उसका प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि अगर वाताशी लिखना है आपको, वाताशी, अगर ये लिखना है कांजी में, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ये कैरेक्टर है कोई, ये हम आपको ऐसे ही कुछ बना करके दिखा रहे हैं। एक ये कैरेक्टर है वा जिसकी साउंड है, एक ये कैरेक्टर है ता जिसकी साउंड है, और एक ये कैरेक्टर है शी जिसकी साउंड है। ये कांजी कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं, असली कैरेक्टर्स नहीं हैं ये। तो हमने इस कैरेक्टर की साउंड लेकर के उसको वा की जगह लिखा, ता की साउंड लेकर के ये कैरेक्टर लिखा और शी की साउंड लेकर के ये कैरेक्टर लिखा, और हमने बना दिया कि ये जो कांजीज़ हैं इससे हमने ये वाताशी बना दिया। ये रियल कैरेक्टर्स नहीं हैं, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। ये आपको केवल बताने के लिए कि कैसे शुरू में कांजी का प्रयोग किया गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कि कुनी। आपने ये कैरेक्टर अभी तो किया ही हुआ है कुनी के लिए, कुनी यानी कि कंट्री। अब इसमें 2 रीडिंग्स आती हैं, कु आती है और नी आती है। तो 2 कैरेक्टर्स कोई ले लिए गए, कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी। इसकी रीडिंग, इसको कु बोला जाता है, इसको नी बोला जाता है, और इसको बता दिया कि ये दोनों मिला करके हमने कह दिया कि ये कंट्री का मीनिंग है और इस प्रकार से कंट्री लिखी जाएगी।
तो फोनेटिकली उसका प्रयोग किया जाने लगा। अब देखिए ये कैरेक्टर आपने किया है, ये एक क्षेत्र है, रीजन है जहाँ पर कोई जना राज्य करता है। तो किसी क्षेत्र पर किसी का अधिकार है और वो राज्य करता है तो वो कुनी है। लेकिन इसको जब हम फोनेटिकली इसका प्रयोग कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, हमने कू ये कैरेक्टर लिया, इसकी रीडिंग कू है, तो कू लिया और नी लिया, इसकी रीडिंग नी है। ये दो कैरेक्टर्स मिला करके हमने कुनी बना दिया और इसको हम पढ़ने लगे कू और कुनी, और ये कंट्री बन गया। लेकिन अब मॉडिफाई होकर के, सरल होकर के, आसान करके हमने कुनी का मीनिंग के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया है। देखिए जैसे सुशी है, ये सु और शी, तो इसकी रीडिंग सु है और ये शी है। ये क्या है, ये एक डेलिकेसी है, यानी कि मछली से बनी एक डेलिकेसी है। लेकिन ये जो दो कांजी हैं इनका मछली से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हमने केवल साउंड ली सु और ली शी और हमने बना दिया सुशी। इसी प्रकार से यामा है, देखिए या और मा, ये दो कांजी जो हैं इनकी रीडिंग ये है और यामा से इनका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है रात और इसका अर्थ है कोई मादक पदार्थ। तो यामा से बिल्कुल दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हमने इसकी साउंड ली और इसको हमने एक शब्द बना दिया। इसी तरीके से अमेरिका है, ये अमेरिका, इसका अमेरिका से कोई मतलब नहीं है। अब जो कांजी है वो इससे शुरू होती है और अर्थ है इसका राइस कंट्री। अमेरिका का मीनिंग है राइस कंट्री जापान में। ये कांजी जो है ये राइस के लिए है। तो इस प्रकार से पहले किया गया। अब इसमें कठिनाइयाँ क्या क्या आने लगी, देखिए मुश्किलें बहुत आने लगी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि शब्द बहुत बड़े होने लगे। तमाम सारी कांजी आपको याद करनी पड़ती थी। लिखने में समय लगने लगा ज़्यादा, क्योंकि शब्द बड़ा हो गया तो कांजी ज़्यादा हो गई और लिखने में समय लगा। फिर सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि आपको याद रखना पड़ता था। अर्थ में और उसके साउंड में बिल्कुल कोई भी कनेक्शन नहीं था। हम बिना अर्थ के केवल साउंड लेकर के कोई शब्द लिख रहे थे, तो अर्थ अलग समझ में आता था और साउंड अलग में आती थी। तो इससे हमने क्या किया, हमने इससे ये सीखा कि इस प्रकार से तो याद करना बहुत मुश्किल है। फिर उसको हमने आइडियोग्राफिकली प्रयोग करना शुरू किया, यानी कि जो अर्थ था जापानी में उसी कांजी को हमने प्रयोग किया। जैसे आपने अभी कुनी देखा, तो कुनी हमने अगर ऐसे बनाया है तो हम इसकी साउंड कुनी ही लिखेंगे। ये कुनी का अर्थ है और कुनी ही इसकी रीडिंग है। इस प्रकार से शुरू किया गया। अब एक और बहुत मज़ेदार बात है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि जापानी में जो है हम तीनों स्क्रिप्ट्स क्यों एक साथ लिखते हैं। तो शुरुआती दौर में जब स्क्रिप्ट जापान में आई तब उस समय हिरागाना और काताकाना नहीं थी। पहले कांजी आई और वो भी 3 फेजेस में कांजी आई। तो कांजी, हिरागाना और काताकाना तीनों अलग अलग लिखी जाती थी, क्योंकि तीनों अलग अलग समय पर बनाई गई और उसी प्रकार से उनका प्रयोग अलग अलग किया जाने लगा। लेकिन अब हम लोग तीनों स्क्रिप्ट्स का एक साथ प्रयोग करते हैं। और ये आप जानते ही हैं कि हिरागाना और काताकाना दोनों जो हैं वो कांजी से ही उत्पन्न की गई हैं। अब देखिए ये जो कांजी स्क्रिप्ट है ये वैसे तो बहुत भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं और कांजी केवल नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसको मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित करेंगे और आप देखिएगा कि आपको सरल भी लगेगा ये। जबकि और भाग हैं इसके, और डिटेल में भी डिवीज़न इसका किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो जो पिक्टोग्राम्स आप पढ़ते चले आ रहे हैं, पिक्टोग्राम है, जो भी सामने दिखता है उस चित्र को लाइन में दर्शाया जाता है। जैसे आपको ही के बारे में बताया, तो देखिए ये सूरज है और अभी आपको पहले भी हम बता चुके हैं
आधे में किया और लाइन में डिपिक्ट किया और ये सूरज का हमने सिंबल बना दिया, या सूरज जो समय को विभाजित करता है उसका हमने सिंबल बना दिया। तो कभी भी सूरज दिखाना है, समय दिखाना है, दिन दिखाना है, तिथि दिखानी है, तो ये सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार त्सुकी यानी कि चांद, तो चांद भी बिल्कुल यही करता है कि वो दिन और रात में डिवाइड कर देता है। लेकिन एक और चीज़ उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि वो घटता रहता है और बढ़ता भी रहता है। तो इसलिए ये जो चांद का कैरेक्टर है उसको खुला छोड़ दिया गया है, यानी कि आप इसको थोड़ा सा खोल दीजिए यहाँ से और ऐसे कर दीजिए इसको, और डिवीज़न इसका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो नीचे के समान ही ये भी है। और देखिए की है, तो जो आपने सामने देखा, आपने पेड़ देखा और बिल्कुल पेड़ की तरीके से ही इसको बना दिया। तो अगर हम इसको लगाते हैं तो देखिए पूरा पूरा पेड़ आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो जो पिक्चर हमने देखी उसको हमने लकीरों में दिखाया। ये पिक्टोग्राम्स होते हैं। इसके बाद आइडियोग्राम्स होते हैं कि किसी आइडिया को हमने चित्र में दिखाया। जैसे कि अब आप देखिए यहाँ पे है उए। तो चाइना में उए को कैसे दिखाते हैं? एक लाइन के ऊपर आप एक बिंदी दिखाते हैं, ये उए हो जाता है। अब अगर हम इसको ऐसे ले जाएंगे और करेंगे तो ये अपने आप उए बन जाएगा। और कैसे बनेगा देखिए, 1 2 और 3 उए हो जाता है ये। तो ये एक आइडिया है जिसको आपने लाइन में दिखाया है। इसी प्रकार से शिता है, तो यानी कि आप किसी लाइन के नीचे अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप इसको शिता बना सकते हैं। कोई चीज़ अगर ऊपर दिखाना चाहते हैं तो आप अपने हाथ के ऊपर रख करके दिखाते हैं और अर्थ है कि ये ऊपर है। और यही चीज़ अगर आप नीचे दिखाना चाहते हैं तो आप नीचे रख देते हैं, तो वो चीज़ नीचे हो जाती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से चीन में भी डॉट की तरीके से दिखाते हैं और ये बन जाता है। और यदि अगर नाका है तो एक बोर्ड लेकर के और उसको बीच में से आप काट दीजिए, 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, तो वो नाका हो जाता है या पासिंग थ्रू हो जाता है कि उस चीज़ को आपने काट दिया बिल्कुल बीच में से, और दूसरा अर्थ हो जाता है कि वो बीच में से निकल गया। तो इस प्रकार से आइडिया भी लेकर के कांजी बनाई जाती है। फिर तीसरा है कि कंपाउंड कैरेक्टर्स होते हैं, कंपाउंड आइडियोग्राम्स होते हैं कि आप 2 कांजी को लेकर के एक कांजी बनाते हैं। कोई आइडिया है, उसको आप कैसे दर्शाएंगे? जैसे आप देखिए, ये तो आपने पेड़ बनाया। अगर आपको दिखाना है कि छोटा सा कोई एक जंगल है तो आप 2 पेड़ दिखा देंगे और कहेंगे कि ये एक छोटा जंगल है। यदि आपको कोई बहुत बड़ा घना जंगल दिखाना है तो आप, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, 3 पेड़ बना देंगे और दिखा देंगे कि ये बहुत बड़ा एक जंगल है। जैसे यासुमी है। अब यासुमी में क्या आइडिया है बताइए? कि एक व्यक्ति जो है वो रिलैक्स करेगा या छुट्टी लेगा या आराम से बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। यासुमी का यही अर्थ है। तो उस ज़माने में कहाँ बैठ कर के आप आराम कर सकते थे? पेड़ के नीचे बैठ कर के कर सकते थे। और कौन कर सकता था? आदमी कर सकता था, व्यक्ति कर सकता था। तो इसमें देखिए 2 कैरेक्टर्स हैं। हितो की आपने कांजी करी है, ये कांजी है, तो इसको जब हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं बड़ा करके तो ये भी हितो ही है और ये पेड़ है। तो पेड़ के नीचे आदमी बैठा है। अब देखिए, अगर इसका आप पिक्चर देखेंगे तो वो इस प्रकार से आएगी कि एक आदमी जो है आराम से बैठा है पेड़ के नीचे और रिलैक्स कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, सो रहा है, चाहे जो भी कुछ कर रहा हो। तो पेड़ और आदमी को बना करके यासुमी बन जाती। तो 2 जो कांजी हैं उनको मिला दिया जाता है। इसी प्रकार से आपके सामने सुकी है। सुकी माने पसंद करना, लाइक करना, प्यार करना। तो सबसे ज़्यादा जो माँ है वो किसे प्यार करेगी? वो अपने बच्चे को ही प्यार करेगी। तो ये कांजी जो है ये तो बच्चे की है, और ये कांजी जो है ये स्त्री की है। स्त्री जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए परेशान रहती है? बच्चे के लिए। तो इस प्रकार से स्की की
कांजी बन जाती है सुखी। तो कंपाउंड आइडियाज़ को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये तीन आपको हमने जो है विभाजित करके दिखाए हैं कि आइडियोग्राम्स, पिक्टोग्राम्स और कंपाउंड आइडियोग्राम्स, इनसे कैसे कांजी बनती है। और भी बहुत हैं। आपके लेक्चर्स के बाद बुक्स के नाम भी दिए गए हैं और इंटरनेट से भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अब कांजी के लिखने के नियम भी हैं। देखिए, किसी भी प्रकार से आप चाहिए कांजी लिख दीजिए तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले पट लकीर बनाई जाती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लकीर बनाई जाती है। जैसे कि आप 10 में देखेंगे, हमेशा पहली लकीर ऐसे होती है और फिर उसके बाद वर्टिकल लकीर आती है। देखिए, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जाएगी और ऊपर से नीचे आती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि पट लकीर पहले होगी और उसके बाद वर्टिकल लाइन होगी। एक्सेप्शंस हैं। दूसरी बात ये है कि पट लकीर तो होगी लेकिन लेफ्ट टू राइट होगी, बाएं से दाएं जाएगी और ऊपर से नीचे जाएगी। जैसे आपको यहाँ दिखाया है, हमेशा कि ऊपर से नीचे जाएगी जो भी लाइन बनाई जाएगी। जैसे कि आप देखिए, यहाँ ज्यू में देखा है। अब आप देखिए, ये कैरेक्टर आपने किया है अपने क्लास में, ऊपर से नीचे ही आएगी वो। इस तरीके से नहीं हम बनाएंगे कि यहाँ से यहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं है। हम ऊपर से नीचे ही जाएंगे। दूसरी तरफ ये देखिए, चिची की कांजी है तो ये ऐसे आएगी। इसके बारे में हम आपको बाद में भी बताएंगे। और ये ध्यान में रखना है कि आखिर में ख़त्म यहीं पर ही होगी, इस राइट कॉर्नर पे। अब देखिए, स्ट्रोक ऑर्डर आपको बताएं, आपने बहुत सारी कांजी करी हैं और आपको स्ट्रोक ऑर्डर हम पहले भी बता चुके हैं। इस प्रकार से स्ट्रोक ऑर्डर है। अगर आपको नीचे बनाना है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप ये बना दें या ये बना दें और तब बनाएं। नहीं, आपको स्ट्रोक ऑर्डर प्रॉपर याद ही रखना पड़ेगा, वो बहुत आवश्यक है। इसका कारण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि देखिए, जब आप एक कैरेक्टर यहाँ लिखते हैं और ये ख़त्म होता है तो दूसरे कैरेक्टर में जाने में आसानी होती है। जैसे कि नी होन, हमने यहाँ लिखा नी होन और गो लिख दिया हमने। तो अगर हम ये शुरू कर दें कि हम यहाँ से करें और हम पहले नीचे का करें फिर ऊपर का करके, एक तो याद नहीं रहेगा और फिर दूसरे हमें करना क्या है, कोई हम ज़रूर स्ट्रोक भूल जाएंगे या हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हमेशा लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और हमेशा हॉरिजॉन्टल पहले और वर्टिकल बाद में, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। अब देखिए, आपको स्ट्रोक ऑर्डर के बारे में बता दें। कोई भी आप कैरेक्टर लेंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे ही जाएगा। देखिए, 3 भी ले लीजिए, आप ये कैरेक्टर ले लीजिए, आपने ये सब किए हुए हैं कैरेक्टर्स, लेकिन देखिए, और हमेशा पट पहले आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक पहले आएगा। इस कांजी में भी आप देख लीजिए, ये इस प्रकार से लिखी जाएगी। देखिए, ऊपर से नीचे, यहाँ से ऐसे आएगी ये कांजी। फिर लेफ़्ट टू राइट आएगी। कोई भी कैरेक्टर होगा, जैसे कंपाउंड कैरेक्टर, ये आप देख रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, या यहाँ 2 चीज़ें हैं, या ये 3 स्ट्रोक्स हैं, तो ये कैसे लिखे जाएंगे? ये इस प्रकार से लिखे जाएंगे। देखिए, लेफ़्ट टू राइट, या ये कांजी आपने करी है, देखिए टाइम की कांजी है, ये तो की है, ये पहले लेफ़्ट बनेगा फिर राइट बनेगा। इसी प्रकार से इकू की कांजी है तो ये पहले लेफ़्ट बनेगा और फिर राइट का स्ट्रोक किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये ध्यान रखना है कि पट जो लाइन है वो पहले आएगी, तो पहला स्ट्रोक ये होगा और फिर दूसरा स्ट्रोक लंबा होगा। ये हर प्रकार से है। देखिए, 2 योबी में 2 जो है वो इस प्रकार से है, शिची ऐसे आएगा, से इस प्रकार से आएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसमें पहले खड़ी लाइन आती है, वर्टिकल आती है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है और इसका रीज़न भी है, वो आपको बाद में हम कराएंगे। अब
अभी हमने आपको बताया लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए, लेकिन इन कैरेक्टर्स में पहले बीच की लाइन लगाई जाती है, फिर ये बनता है। जैसे आप मीज़ू देखिए, ये है, बीच की लाइन पहले लगाई जाएगी और फिर बनेगा। इसी प्रकार से देखिए, पहले पट है, फिर खड़ी है, फिर इस प्रकार से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक एक्सेप्शन है। पहले हम किनारे बनाते हैं, फिर बीच की बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है बीच की लाइन सबसे आखिर में, और यहाँ लिखा था बीच की लाइन पहले। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि बीच की लाइन जो है वो पूरा कांजी कैरेक्टर काट देती है। जैसे आपने ये देखा, ये स्क्वायर बनाया और इसको काट दिया। ये नाका की कांजी है, ये मोसू की कांजी है, यानी कि कहने का, बोलने का, या ये कुरमा की कांजी है। देखिए, पूरी कांजी जो है उसको काट दिया जाता है, तब लाइन आखिर में आती है। ये काकू की कांजी है, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये काटा, ये किया और फिर नीची बनाया। या ये कोतो की कांजी है, ये पूरी कांजी काट दी जाती है, इसलिए बीच की जो लाइन है वो सबसे आखिर में आती है। तो इस प्रकार से ये जितने रूल्स हैं, अगर ये याद रहेंगे तो हम कांजी न जानते हुए भी उसको लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं किसी भी डिक्शनरी में। ये देखिए, आपको ये डब्बे दिख रहे हैं सब, तो ये जो हैं ये पहले बनाए जाते हैं हमेशा, और अंदर की जो कांजी है वो बाद में बनती है। जैसे आपने यौन किया है, तो देखिए ये और ये यौन है, या कुनी आप कर रहे हैं तो इस प्रकार से है, या निकू आपने किया है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम जल्दी से पहले ये बना देते हैं, फिर ये बनाते हैं। ये गलत है, पहले बाहर का बनाना होता है, फिर उसके बाद अंदर का बनता है। अब हमने कहा है कि पट लाइन जो है पहले बनाई जाती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बनती है, लेकिन आपने देखा होगा कि ओन्नानो हितो में हम ये बाद में बनाते हैं, या कोदोमो में हम बाद में बनाते हैं, या दाईगाकू में हम बाद में बनाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो कैरेक्टर है इसको हम काट देते हैं, इसलिए इसमें हम लकीर बाद में बनाते। उसी प्रकार से आप देखिए, यहाँ पे काट देते हैं तब बाद में बनाते हैं, या कांजी में जो जी लगता है वो हम काट देते हैं। देखिए, तो जब हम कैरेक्टर को काटते हैं इस प्रकार से, तो वो सबसे आखिर में आती है। तो ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कांजी का, कैसे स्ट्रोक ऑर्डर है, कैसे लिखना चाहिए कांजी को, कितने प्रकार की लाइनें होती हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कांजी सीखते समय। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको, क्योंकि आप जापानी पढ़ रहे हैं, कांजी के बारे में पढ़ रहे हैं, लिखते हैं कांजी, तो ये जानना अति आवश्यक है। इसमें और बहुत कुछ है, हम लोग अभी कांजी थोड़े दिन और पढ़ेंगे और अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगली क्लास में भी हम लोग कांजी ही करेंगे और जानेंगे कि कितने और तरीके हैं कांजी के लिखने के, कितने रूल्स हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे। आज केवल इतना, घर जाकर के इतना पढ़िए खूब और अच्छे से ढूंढिए नेट पे कि और क्या क्या है इसके बारे में। फिर मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद, नमस्कार।